बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जवाब दो के साथ मैं हूं फ़ारूक वड़ाइच। गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन जो है 7 जून को हो रहे हैं, चंद घंटे बाकी हैं अब वोटिंग। कल इलेक्शन होंगे वहाँ पे और कौन मैदान मारेगा। कैंपेन तो सब पार्टियों ने की, कुछ पार्टियों ने ये भी शिकवा किया कि उन्हें कैंपेन करने का मौका नहीं दिया गया वहाँ पर उस तरह से। इस पे आज के शो में बात करेंगे। और केपी में क्या चल रहा है, बजट की जो तैयारियाँ हैं वो भी चल रही हैं, लेकिन बजट इजलास से पहले कुछ मुख्तलिफ बातें की गई कि इजलास में कोई मुश्किल हो सकती है, कुछ लोग नाराज़ हैं, इस पे भी बात करेंगे। और जो हमारा पाकिस्तान का बजट आ रहा है, इसमें ताजरों के लिए क्या आसानियां हैं, क्या मुश्किलात हैं, ये सारे मामलात भी आज बात करेंगे। जीबी की बात कर लेते हैं, जीबी इलेक्शन की बात कर लेते हैं। मुहिम का वक्त ख़त्म हो चुका है और वहाँ पर 24 नशिस्तें हैं, 403 उम्मीदवार हिस्सा ले रहे हैं। वोटिंग 7 जून को हो रही है और 9,58,000 से ज़ायद जो वोटर्स हैं वो अपना हक़ इस्तेमाल करेंगे और वो अगली हुकूमत गिलगित बल्तिस्तान की बनाएंगे। तो फैसल दिलशाद हमारे नुमाइंदा गिलगित बल्तिस्तान हैं, वो हमारे साथ होंगे। सेनेटर हमायूं मोहम्मद साहब रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, सेनेटर नासिर भट्ट साहब रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, ये हमारे साथ होंगे। तो फैसल दिलशाद, पहले मैं आपसे आगाज़ कर लेता हूँ, ज़रा बता दीजिए कि सूरत हाल क्या है, कैसी रही ओवरऑल कैंपेन, और आज तो अब तो कैंपेन नहीं है, अब क्या चल रहा है और क्या आप देख रहे हैं, फ्री एंड फेयर और प्रोमन इलेक्शन देख रहे हैं? सबसे पहले आपका शुक्रिया फारूक भाई। देखा जाए तो गिलगित बल्तिस्तान में इस वक्त 24 हल्कों में कल इंतखाबात होंगे और जो महदूद नशिस्तें हैं, तो ग्रेड की सीट मिलाकर टोटल 33 नशिस्त बनते हैं। हुकूमत बनाने के लिए उनको चाहिए कि इस तरह का फिक्र कराज करे। इस वक्त पीपल्स पार्टी ने भी कैंपेन की, उनको भी ठीक ठाक टाइम मिला, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को भी टाइम मिला। हाँ, गिलगित बल्तिस्तान में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कहीं न कहीं उनके साथ हक तलफी हुई, उनको मौका नहीं दिया गया। लेकिन बैरिस्टर गौहर साहब चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शिगर आए, शिगर में उन्होंने कार्नर्स मीटिंग की, मुख्तलिफ जगहों पर उन्होंने कार्नर्स मीटिंग की, कहीं न कहीं उसने भी अपने हिसाब से कैंपेन कर ली है। तो अब देखना ही होगा, कल सुबह 8 बजे वोट होगी। वोटिंग के लिए जो सिक्योरिटी इंतजाम है उसके लिए पंजाब पुलिस को खुसूसी तौर पर बुलाया गया है, साथ में पाक फौज के जो दस्ते हैं वो एक क्विक फोर्स रिस्पॉन्स देंगे। तो यहाँ पर जो सरकारी अमले हैं, जो पोलिंग अमले हैं, उन्होंने आज अपना वोट कास्ट करके जो मुतल्लिका स्टेशन की तरफ रवाना हो गए, ताकि कल जो सुबह टाइम पे वो पोलिंग का स्टेशन को जो अमला है वो स्टेशन पर पोलिंग का जो अमल है वो शाब शिफाफ तरीके से सुबह स्टार्ट कर सके। देखा जाए तो पीपल्स पार्टी को काफी हद तक यहाँ पर एज हासिल है, क्योंकि उन्होंने अपने 24 हल्कों में से 23 हल्कों पर उम्मीदवार उतारे हैं और काफी लोग ये सोच रहे हैं कि कहीं न कहीं गिलगित बल्तिस्तान में पीपल्स पार्टी हुकूमत बनाएंगे, क्योंकि उनके जितने भी उम्मीदवार हैं वो पिछले पास्ट में जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत का भी हिस्सा फैसल ये बताइएगा, जो वहाँ पे मजहबी जमातें हैं जिनका अच्छा वोट बैंक है, उनका इत्तेहाद किस किस के साथ है? जिस तरह ये ज़रा बताइएगा कि कौन कौन पार्टियों के साथ उनका इत्तेहाद है, किसका अच्छा वोट बैंक हो सकता है, किसकी अच्छी कैंपेन है मजहबी जमातों की? जिस तरह वफाक में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ मजलिसुल वहदतुल मुस्लिमीन का इत्तेहाद है, उसी तरह गिलगित बल्तिस्तान में सिर्फ एक हल्के के अलावा हल्का शिगर में MWM वालों ने भी अपना उम्मीदवार सईद शिगरी को उतारा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एडवोकेट हसन शिगरी को उतारा है। शिगर के अलावा बाकी तमाम खल्कों में तहरीक इंसाफ और मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन ने मुतफिका तौर पर हिमायत याफ्ता उम्मीदवार उतारे हैं। सिर्फ एक हल्के के अलावा बाकी तमाम हल्कों में PTI और मजलिस वहदत मुस्लिमीन का इत्तेहाद है? जी, सिर्फ शिगर के अलावा बाकी तमाम खल्कों में। अच्छा, और बाकी इसके अलावा मजलिस के अलावा जो वहाँ पर कोई है उनका किसके साथ इत्तेहाद है? अगर गिलगित बल्तिस्तान में देखा जाए तो मजहबी कार्ड एन मौके पर शो करते हैं, लास्ट टाइम पे कहीं न कहीं मजहबी कार्ड दिखते हैं। तो इस वजह से यहाँ पर मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन के साथ साथ इस्लामी तहरीक इस्लामी भी यहाँ पर इस वक्त एक्टिव है। जिला शिगर में भी उन्होंने अपने उम्मीदवार उतारा है। सिक्का में पाकिस्तान के साथ उनका कहीं न कहीं इत्तेहाद गिलगित बल्तिस्तान में इंतखाबात में नजर आ रहे हैं। ठीक है, यानी वो IPP के साथ इत्तेहाद कर रहे हैं। अच्छा, आपने कहा सबसे अच्छी कैंपेन जो है वो पीपल्स पार्टी की थी, बिलावल भुट्टो साहब अभी तक उधर ही हैं? जी, सबसे ज्यादा जो कैंपेन स्ट्रॉन्ग कैंपेन की वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने किया। बिलावल भुट्टो साहब खुद भी कहे, आसिफा लोगों से आपने बात की, लोग कितने पुरजोश हैं इलेक्शन को लेके, और इसके कोई शफाफियत पे तो नहीं लोगों ने कोई बात की? इस हवाले से मुतमईन है? क्योंकि गिलगित बल्तिस्तान में अक्सर जो वोटर्स है वो यंग है, वो एज विजन के नजरे है, नौजवान है। नौजवान वोटर्स हमेशा से कहीं न कहीं इमरान खान के नजरे के साथ नजर आते हैं। जो यंग जनरेशन है वो हिडन वोट जितने भी पड़ेंगे इमरान खान को पड़ेंगे, क्योंकि नौजवान पुरजोश है। वो कहते हैं कि इस दफा कहीं भी फार्म 47 का इस्तेमाल होने नहीं देंगे। ठीक है, बिल्कुल ठीक है फैसल, बहुत शुक्रिया आपका। मैं भट्ट साहब से और जनाब सेनेटर हमायूं मोहम्मद साहब से बात कर लेता हूँ। तो पहले तो भट्ट साहब,
ये आप लोगों ने कैंपेन नहीं करने दी यार। आप लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उसको उससे कोई डरे हुए हैं? वो उन्होंने कैंपेन करने से रोकते रहे हैं। सलमान राजा साहब को बाहर निकाल दिया, फलाने को गिलगित बदर कर दिया, जुनैद अकबर को। ये व्हाट्सएप क्या चल रहा है? आप लोगों की मकबूलियत जो है वो तो आसमानों को छू रही। तो ऐसे में क्या ज़रूरत है इस तरह के काम करने की? या आपने नहीं भी किया तो गवर्नमेंट तो वहाँ की कर रही है इस तरह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मैं तो ये कहूँगा कि जब मियाँ साहब की वहाँ तो उन्होंने भी एनओसी लिया है इलेक्शन कमीशन से, क्योंकि इलेक्शन कमीशन था कि हमसे आप इजाज़त लेके जाएं। अगर इलेक्शन कमीशन कह रहा है तो ये तो इलेक्शन कमीशन का डिसीजन है कि जी यहाँ जो भी आएगा हमसे एनओसी ले लें। तो हमने अच्छा। इसलिए लिया एनओसी कि मियाँ साहब वहाँ जा रहे थे, कोई ऐसी बात हो जाती वो रोकते तो फिर अच्छा नहीं लगता। तो अगर हम कानून को फॉलो कर ले तो अच्छी बात होती अच्छा, है। आप कह रहे हैं वैसे सबने भी तो सबने कानून को फॉलो किया, मियाँ साहब ने भी किया। बट साहब एक मिनट से दीजिएगा। नदीम अफजल चंद साहब भी साथ हैं, मैं ज़रा उनसे भी राय लेना चाह रहा हूँ। चंद साहब, आपने तो वहाँ पर रह कर कैंपेन भी की है, कोई गिला शिकवा आपका है कि वफाकी हुकूमत अपना वहाँ पर ताकत इस्तेमाल कर रही है या वादे वईद कर रही है? पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने कोई एज लेने की कोशिश की है? अब इलेक्शन से चंद घंटे दूर हैं हम। जहाँ तक तल्लक है, मैं समझता हूँ हर हुकूमत एज लेती है। ये एक हमारी जमहूरी रवायात के बरकस एक चीज है कि जिसकी हुकूमत होती है वो मुकाबला करता है। और मेरे ख्याल में ये इस दफा भी हुकूमत ने अमीर मकाम साहब, शिजा फातिमा साहिबा, ये जो हुकूमती वज़रा हैं, वज़रा मैं समझता हूँ नहीं मुदाखलत करनी चाहिए। बाकी मियाँ साहब का भी हक है, साद रफीक साहब भी कोई मिनिस्टर नहीं है। जो कैबिनेट में खुरम दस्तगीर साहब है वो भी कोई कैबिनेट मेंबर नहीं है। उनका तो वोट मांगना हक बनता है, तकरीरें करना हक बनता है। लेकिन सरकार के प्रोटोकॉल में सरकारी गाड़ियों पे डरा का जाके स्कीमों का ऐलान करना ये मुनासिब नहीं है और ये किसी सूरत भी नहीं होना चाहिए था। जहाँ तक बात साहब एनओसी का जिक्र कर रहे थे, जी 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 जी, यकीनन एनओसी तो लेने पड़ते हैं, लेकिन इस मंतक की समझ नहीं आई कि पार्टी के सरबराह क्यों एनओसी लें, या वो बंदा जो हुकूमत में नहीं है उसको एनओसी लेने की क्या जरूरत? बिलावल साहब ने लिया था एनओसी? जी, बिलावल साहब का भी उन्होंने कहा था जी एनओसी ले, हमने रात 2:30 बजे एनओसी लिया था। अच्छा, ये बताएं, जिस तरह बिलावल साहब अपनी तकरीरों में बात कर रहे थे कि 9 सीटें मेरे से पिछली मरतबा छीनी गई, फिर उन्होंने कहा कि 45 का बंदोबस्त आप करो फॉर्म का, 47 का मैं करूंगा। तो अब क्या आपकी एक्सपेक्टेशन है? अब कैंपेन आपकी धुआंधार में अभी नुमाइंदे बिल्कुल सीटें छीनी गई। अब हम जलसा कर रहे थे तो लोग नारे मार रहे थे कि वोट को इज्जत दो, मतलब कि वोट का तहफ़्फ़ुज़ करो, वोट को इज्जत दो। ये नून वालों का नारा था मेरे ख्याल में। जी जी, ये साबका नून लीग का नारा था। साबका नून लीग, मौजूदा नून लीग। ये भट्ट साहब जब इनकलाबी थे उस वक्त भट्ट साहब का ये नारा था। तो ये अच्छा, और ये नारा चंद साहब, ये अभी मैं बात नहीं कर सकता, आप बात पूरी करें तो चंद साहब आपकी बात का तो मेरा जवाब देना हक है, आपसे बात करते हैं। चले एक आप बात कर ले। आप जो भी, आप भाई हैं मेरे, जो भी जवाब देंगे सारा आंखों पे, मुझे कोई नहीं, आप जो मर्जी कहें मुझे। अच्छा चंद साहब, नहीं ठीक है, मेरी राय हो सकता मेरी राय से आप इत्तेफाक ना करते हो, ठीक है, लेकिन ये एक बाइज्जत नारा था। इसको आज भी मैं समझता हूँ इससे बड़ा नारा कोई नहीं है। वो कह रहे हैं बाइज्जत नारा है, लेकिन हम लगा नहीं सकते, हालात इस तरह के हैं। कहा नहीं उन्होंने, मैंने लाइटर नोट पे कह दिया। मैं भट्ट साहब को नहीं फंसाना चाहता इस नारे में, आप शरारतें ना करें, लेकिन ये बात हकीकत है कि मैं समझता हूँ कि जमहूरी रवायात को परवान चढ़ाना बहुत जरूरी है इस वक्त की जरूरत है। ठीक है। और जीबी में आप देखिए, जीबी में अगर इलेक्शन जो पंजाब पुलिस की तैनाती, ये इस किस्म के जो काम है हुकूमती वज़रा के, ये नहीं होने चाहिए थे। वो बड़ा सेंसिटिव एरिया है और सेंसिटिव एरिया जो है वो उसको जरा बड़ी केयर चाहिए और हमारे फैसलों में ऐसी चीजें चाहिए कि जो वहाँ का नौजवान, वहाँ की पॉलिटिकल पार्टी, बिल्कुल ठीक है, वो तस्लीम करें। और मेरे ख्याल में मियाँ साहब, बड़े मियाँ साहब गए तो यकीनन, क्योंकि आप वो चले गए वहाँ से, वरना तो चंद साहब ये बात मान लेते तो शायद जमहूरी रवायात बेहतर होती। चंद साहब, पीटीआई के साथ वहाँ पे ज्यादती हुई है, वहाँ पे उन्हें कैंपेन नहीं करने दी गई, ये बात सच है? क्योंकि आप तो वहाँ पे ग्राउंड पे थे। देखिए जी, उनके लोगों को जो एयरपोर्ट पे क्या सुना है, असद कैसर साहब को रोका गया है या जुनैद साहब को पकड़ा गया है, ये बातें तो वहाँ थी क्योंकि हम तो अपनी कैंपेन में मसरूफ थे, लेकिन ये वहाँ लोग बातें कर रहे थे। लेकिन पीटीआई के लोग झंडे लेके फिर रहे थे, वहाँ वर्कर इनके फिर रहे हैं जीपों पे झंडे लेके।
और कैंपेन भी कर रहे थे, लेकिन जो इनके लीडरान की मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी है वो तो सुनी है, लेकिन वहाँ वर्कर तो कोई तंग नहीं कर रहा, जो पीटीआई का वर्कर है उसको कोई तंग नहीं कर रहा वहाँ। चले, और एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन आप देख रहे हैं जीबी में? अल्लाह करे जी फ्री एंड फेयर हो, अभी मैं इसके ऊपर कमेंट नहीं कर सकता, लेकिन अल्लाह करे। चले, और ये सिक्के के लिए बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। ठीक है चंद साहब, हुमायूं मोहम्मद साहब, आपने सुन ली बातें। चंद साहब ने इस हवाले से कहा है कि बिल्कुल आपके जो रहनुमाओं को मुश्किल हुई है उस हवाले से, लेकिन ये भट्ट साहब कह रहे हैं एनओसी लेनी है। भाई बैरिस्टर गौहर साहब ने एनओसी ली तो वो इतने दिनों से कैंपेन कर रहे हैं, तो ये जो सलमान अकरम राजा साहब हैं, जनरल सेक्रेटरी हैं, या जुनैद अकबर साहब हैं, तो इन लोगों को भी कोई एनओसी लेनी थी इस हवाले से या क्या था, ये ज़रा बता दीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या का नाबुदो व या का नस्ताइन। देखिए, पहले तो मैं वो जो आपने लाइटर नोट पे किया था और चंद साहब बात कर रहे थे कि ये नून लीग का नारा था और अब नहीं है, क्योंकि अब तो नून गुन्ना हो गई है ना, तो इस वजह से उनका नारा ख़त्म हो गया है, बदल गया है। देखिए, मैं आपको एक चीज़ समझा देता हूँ। मैं अप्लाई करता हूँ, मुझे ना मिले, अब मैं क्या करूँ? ठीक है, जो गलतियां हो रही हैं, जो दो नंबरी हो रही है, जैसे चंद साहब ने उसका जिक्र किया है कि आप लोग एज एन एमएनए, एमपीए, सेनेटर्स जा सकते हो, लेकिन एज ए मिनिस्टर आप वहाँ नहीं जा सकते हो। और वहाँ पे वही वाली बात थी कि हमारे प्रोफेसर साहब जो थे उन्होंने जाके वहाँ पे कहा है कि जी एहसन इकबाल साहब के जी ये तो मेरे दाएं हाथ का काम है। तो बिलावल भुट्टो ने सही जवाब दिया उसका कि यार अगर तुम्हारे दाएं हाथ का काम है या बाएं हाथ का काम है तो भाईजान कर लेते ना। किस चीज़ का था? इन्होंने इनकी ये मेरे ख्याल में यूनुस दाहा साहब थे जिन्होंने जो सेक्रेटरी थे उसके ये पावर के और पेट्रोलियम के 2016 में, और उस वक्त उन्होंने मियाँ नवाज शरीफ साहब को मना किया था, मियाँ शहबाज शरीफ साहब को मना किया था कि आप जो ये कोयले के जो पावर प्लांट्स लगा रहे हो साहिवाल में वगैरह वगैरह वगैरह, और आप जो IPPs लगा रहे हो ये आप गलत कर रहे हो, ये आपको LNGs वगैरह ये आप गलत कर रहे हो, इससे पाकिस्तान को नुकसान होगा। आज फास्ट फॉरवर्ड 10 साल, पाकिस्तान हर साल 2.5 खरब रुपए का मकरूज हो जाता है उस एक गलत डिसीजन की वजह से। इन्होंने उस सेक्रेटरी को निकाल दिया लेकिन अपना गलत डिसीजन नहीं ठीक किया। तो पॉइंट आपका ये है कि इन्होंने किया क्यों? वही एहसन साहब की बात से शुरू किया ना कि इनके पास मौका था, यानी गिलगित की बात अभी कर लेते हैं, फिर पाकिस्तान की भी बात। मैं 1 मिनट सबर करें, मैं बड़ी इंटरेस्टिंग बात करने लगा हूं। जी प्लीज। देखिए, इस तरह है 2020 में ना, 2020 में तकरीबन 7,45,000 वोटर थे। ठीक है, ठीक है। अभी रिसेंटली पिछले 2-3 माह में तकरीबन 1,88,000 यंग वोटर, जो नया वोटर आया है जिसकी अभी हम जिक्र का भी आपने कहा है कि वो जिक्र हो रहा था, वो रजिस्टर हुआ है पिछले 3-4-5 महीनों के अंदर अंदर। ठीक है, ठीक है। अच्छा, ओवरऑल जो डेमोग्राफिक है ऑफ द वोटर्स की, तकरीबन वो बताते हैं कि 30-35 साल से कम जो है ना, 70% लोग जो है ना वो 35 साल से कम पर है। अब इसको जब मैं सामने रखता हूं, और जैसे बात अभी हुई थी और जिक्र भी हुआ था कि ये यंग वोटर जो है ना, ये यंग वोटर है, ये अपने आप को रिलेट करता है इमरान खान के साथ। जब वो इसको करता है तो यही तो मसला है कि ये लोग किसी को जाने नहीं देते। जब आप इन फिगर्स को सामने रखें और आप देखें कि गिलगित बल्तिस्तान में हो क्या रहा है, किस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जब गिलगित बल्तिस्तान डेमोक्रेटिक फ्रंट के साथ एक अलायंस बनाया और हमें एक सिंबल भी मिल गया था, तो इलेक्शन कमीशन ने हमें बुला के वो सिंबल वापस लेके उस जमात को वो कर दिया, डिक्लेयर कर दिया कि यार ये हिस्सा ही नहीं ले सकती। तो जब आप सारी चीज़ों को सामने देखें आपको पता चल जाता है इन लोगों के जो आसान खता हो रहे हैं वो किस वजह से हो रहे हैं। आपका पॉइंट आ गया। भट्ट साहब ये कह रहे हैं कि ये नया जो इतना ज़्यादा वोटर जम आया है, शामिल हुआ है जीबी में, ये नौजवान वोटर था, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ माइल था, लोगों को पता है। तो आप लोगों ने पहले तो इनका निशान छीन लिया जीबी में भी, और फिर आपने रुकावटें भी डाली हैं, तो आप लोगों को पता चल गया है कि लोग जो हैं वहाँ पे इमरान खान के साथ हैं, या इलेक्शन का जो नतीजा होगा आप उसको देख चुके हैं। तो भट्ट साहब ऐसे ही है, हुकूमती वानों में ऐसा कोई खौफ है तहरीक इंसाफ का? साहब, सबसे पहले मैं तो चंद साहब की बात का जवाब दूं, बड़ा जरूरी है, वो मेरे भाई हैं, अब वो पीपल्स पार्टी में है। सिर्फ मैं उनसे ये क्वेश्चन करना चाहता था कि
चंद साहब ने भी अगर पीटीआई वापस छोड़ दिए तो उनको समझ आ गई कि ये कुछ ऐसी जमात नहीं है। और वोट को इज्जत दो का नारा हमारा था है, लेकिन जिस तरह की ये रजीम है, जिस तरह के ये लोग हैं, जिस तरह इन्होंने 4 साल इस मुल्क की तबाही की, अच्छा चलता मुल्क जो है ना वो आप किस ताने पे आज ले आए। तो इनके साथ ये जो मैं बार बार कहता हूँ, ये जब इन्होंने गंदम बोई है ना तो अब इनको गंदम ही काटनी पड़ेगी। वहां वो गन्ने और वो दूसरे जो है ना वो मकई नहीं आएगी, वो ये जो इन्होंने बोया वही काटेंगे। ये इन लोगों के 4 साल दौर की तबाही, आज तक पाकिस्तान जो है ना वो हम इस मुश्किल में पड़े हुए हैं। इन लोगों ने जब आए मुसल्लत हुए तो उन्होंने पाकिस्तान का वो हाल कर दिया कि कोई मुल्क हमसे बात भी नहीं करता था। इनकी खारजा पॉलिसी ऐसी थी कि हर मुल्क हमसे नाराज हो चुका था, चाइना भी। अब मैं एक बात आपको बताऊं कि ये कह रहे हैं कि जी यंग वोटर हमारा है सारा। ओ भाई, वोट आपको दे देगा ना, यंग वोटर को रोका तो नहीं है। जब आप इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं कराएंगे तो जाए इलेक्शन कमीशन के पास जिसने आपका निशान छीना है। आपने तो हमारा निशान छीना था। मैं बात याद करा दूं, वो था साकिब निसार। उसने, वो ऐसा शख्स था, उसको पता नहीं कैसे चीफ जस्टिस, उसका तो किसी ऐसी कूड़े के दान में उसको फेंकना चाहिए। उसने जब हमारे सेनेट के इलेक्शन थे, इनको याद करा दे जरा, तो मियां नवाज शरीफ साहब के साइन थे। उन्होंने कहा भाई नहीं नहीं नहीं, हमने तो आपको डिस्क्वालीफाई किया फॉर लाइफ, आपके साइन नहीं चलेंगे। हमें आजाद इलेक्शन लड़ना पड़ा सेनेट का। तो बात यह है कि जिस तरह के तरीके का अभी ये आप एक वादा कर लें इधर, हम सारी सियासी जमातें, कि इलेक्शन के जो भी रिजल्ट आएंगे हम एक्सेप्ट करेंगे, जो हारेगा वो कहेगा मैं नहीं मानता। इलेक्शन कमीशन किसने लगाया था? और अब हम कह रहे हैं 2 साल से कि इलेक्शन कमीशन नया आना चाहिए। ये लोग बैठते नहीं, इनको इसकी परवाह नहीं, इनको इल्जामात लगाना है। बात यह है कि अगर इलेक्शन कमीशन आज ये वादा कर ले, हम चारों सारी सियासी जमातें अपोजिशन में ये है कि इलेक्शन कमीशन नया आना चाहिए, बैठे बात करें, इलेक्शन कमीशन आ जाए यूनानिमसली सब लोगों की जमातों की मर्जी से, तो हालात ठीक हो सकते हैं, नए रिफॉर्म कर ले। लेकिन ऐसा इन्होंने नहीं करना। भट्ट साहब, इनसे वादा ले लेते हैं। ये इलेक्शन कमीशन वाली बात आपने बड़ी इंटरेस्टिंग की है। मैं तो हुमायूं साहब जो हैं ये सुनेंगे इस बात को। और एक मुझे ब्रेक लेने दें, ब्रेक से वापस आएंगे तो इसी पॉइंट में बात करूंगा कि क्या तमाम पार्टियों को मुत्तफिक होना चाहिए। इस हवाले से एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक। वेलकम बैक। बात हो रही थी जीबी इलेक्शन से और फिर क्या ये फ्री एंड फेयर होंगे। फिर आगे से भट्ट साहब ने एक बड़ी तजवीज़ दी है। हुमायूं साहब, मैं आपको मुखातिब करके ये कह रहा हूँ कि ये कह रहे हैं कि नया इलेक्शन कमीशन के हवाले से चीज़ें आप बैठें, आप लोग बैठ नहीं रहे, हम चीज़ें तय करें। तो आपके तो जो इतराज़ात हैं रिफॉर्म्स और इस इलेक्शन कमीशन पर जो इतराज़ात हैं, तो वो क्या रुकावट है? आप क्यों नहीं बैठ रहे इनके साथ? भट्ट साहब ने तो बड़ी ऑफ़र दे दी है। मैं भट्ट साहब की ऑफर को बिल्कुल एक्सेप्ट करते हुए कहता हूं कि एक काम करते हैं। आपने बिल्कुल सही कहा, इलेक्शन वाले दिन, चूंकि वहां पे ये याद रखें वहां पे 24 हलके हैं जी। 24 हलकों में चंद एक जगहों पे वो क्या कह सकते हैं, हर एक में पोलिंग स्टेशन वगैरह होगा। हर पोलिंग स्टेशन का जो ही रिजल्ट कंप्लीट हो, उसी वक्त उसकी पिक्चर उसी वक्त लेके करके उसको एक वेब पेज पे डाल दिया जाए उसी वक्त, या उसकी तस्वीर खींच के जितने भी कैंडिडेट्स हैं उनको उसी वक्त दे दी जाए, जो जिसको हम फॉर्म 45 कहते हैं, जो कि असल गिनती होती है, जो कि हर कैंडिडेट के पास एक ही होगा। मेरे पास और भट्ट साहब के पास अलग अलग नहीं होंगे जैसे पाकिस्तान में हुआ था। उसमें जो रिजल्ट आएगा मैं मान लूंगा, उसमें जो रिजल्ट आएगा ये भी मान ले, उसमें जो रिजल्ट आएगा वो पीपल्स पार्टी भी मान ले। आई एम रेडी फॉर दैट। मैं ये चैलेंज कर रहा हूं कि ये काम कर लें। अगर ये हो जाता है, ठीक है, आप बात मुकम्मल कर लें, फिर भट्ट साहब का जवाब लेते हैं। बात मुकम्मल कर। अगर ये हो जाता है आपको पता चल जाएगा कि एक्चुअल क्या हो रहा है। लेकिन ये होने नहीं देंगे। इन लोगों को पता है कि इन लोगों की ही फॉर्म 47 पे है, बल्कि अब फॉर्म 47 से भी बात आगे चल के अब तो प्री पोल रिगिंग सब कुछ करने के बावजूद इस वक्त मुझे माहौल ऐसा लग रहा है जैसे वो आपने ग्लैडिएटर मूवी में देखी थी ना, कि वो जो उसको पकड़ के लड़ाई में वो जो उसके दरमियान में जंजीरों से भी बांधा हुआ था और दूसरी तरफ से उसको जख्मी भी किया जा रहा था। बिल्कुल उसी तरीके से ये लोग पीटीआई को मार्जिनलाइज कर रहे हैं, उसको बांध भी रहे हैं, उसको खुली मतलब वो उसको लड़ने का मौका भी नहीं दे रहे, और साथ साथ ये लोग उनके ऊपर वार भी कर रहे हैं। लेकिन इंशाल्लाह ताला ये याद रखें,
अल्लाह ताला का निज़ाम है कि जीत हमेशा बरहक की होती है ठीक है, और चलो होगी। बिल्कुल ठीक है। भट्ट साहब आप इस पे जवाब दे दें। आप तो एक उन्हें बांधा हुआ है, उन्हें हिलने भी नहीं देते और फिर कहते हैं लड़ो भी। और दूसरी उन्होंने जो बात की है कि भाई फ्री एंड फेयर इलेक्शन के हवाले से फार्म 45 कह रहे हैं इधर वाला हाल ना हो जाए। देखें, अब आपने मायूस साहब ने बात की, अल्लाह करे इस पे कायम रहे। आज ये अनाउंस कर दे, इनके अपना तो ऑपोजिशन लीडर नहीं है ना, वो महमूद खान चकजई है या वो है अपने राजा नासिर अब्बास साहब, वो दोनों पीटीआई से नहीं है। आज ये कह दे, मैं कहता हूँ कि जी हर पोलिंग स्टेशन पे एक एक बंदा अपना खड़ा कर ले, वहां फोटो ले ले, पिक्चर ले ले, लेकिन खुदारा उसके बाद माने भी। आप जीते आप ठीक है, हम जीते हम ठीक है। ये ना कि आज ये कहें कि जब आप हारेंगे या जीतेंगे, मैं ये नहीं कह रहा कि आप हारेंगे, जीतेंगे हारेंगे जो भी फैसला होगा, आप इस जगह टीवी पे आज हम बैठे हैं, उस वक्त आके आप कहेंगे हाँ जी ये फैसला ठीक हुआ है, अवाम ने हमें वोट नहीं दिया। ठीक है, इसके लिए जो ये भी आप कह रहे हैं आवाम आप ने कह रहे जो हैं। फैसला दे दिया, भट्ट साहब आप कह रहे हैं कि ये माने। आप वैसे ये बताएं, आपके माने। इतने लीडर वहाँ पे गए हैं, मियां नवाज शरीफ भी गए हैं, आपने क्या वहाँ से रिपोर्ट ली है? जिस तरह हमायूं साहब कह रहे हैं ना कि हमें एज है कि नई नस्ल है, हमारे साथ यंग लोग हमारे साथ हैं और वोटर की तादाद में इजाफा हुआ है अच्छा खासा। आप लोग क्या वहाँ पे देख के आए हैं या आप लोगों ने क्या वहाँ से रिपोर्ट्स ली हैं? वहाँ पे क्या माहौल है आपके लिए? देखिए अपनी मैं पार्टी? आपको बताऊं, हमें तो हमारे जो कार गए हैं, लीडरान भी गए, कायद मियां साहब होके आ गए हैं, तो आप समझे कि वो हमने इलेक्शन जीत लिया, हम इंशाल्लाह वहाँ अक्सरियत से जीतेंगे, ये हमारा दावा है। हुकूमत बनाएंगे यानी नून लीग? हम अक्सरियत से जीतेंगे। हेलो, नून लीग हुकूमत बनाएगी आप कह रहे हैं? मैं कह रहा हूँ कि हम हुकूमत बनाएंगे। मैं आपने सुना नहीं, मियां साहब ने एक बात कही, ये लोग, मियां साहब ने कहा अगर हमारी हुकूमत बनी ठीक है। गिलगित बल्तिस्तान में, हमें वो लोगों ने वोट दिया, तो हम इधर भी आके पीएम साहब को कहूंगा कि लैपटॉप और चीजें बांटे और अच्छे काम करें। और जैसे कहा कि अगर गिलगित बल्तिस्तान में हमारी हुकूमत बनती है, लोग हमें वोट देते हैं, तो जिस तरह सूबा पंजाब सबसे बेहतर है, हम दावा करते हैं, ठीक है, जहाँ वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ साहब है, तो यहाँ भी इस तरह के काम हो गए, ये है। हमारा दावा है। बिल्कुल ठीक लेकिन है। जब वोट मिलेगा हम जीत जाएंगे, चले। तो खुदारा एक बात तो मान ले, कोई भी जीते एक बात तो बाकी करने दो जमातें मुझे। उसको एक्सेप्ट कर लें। जीत हो या हार, फिर सारे तस्लीम कर लें उसे, ये बात ठीक है? जी जी हमायूं साहब। एक बात देखिए, मैं दोबारा कह रहा हूँ, पहले तो ये कह रहा हूँ कि फॉर्म 45 की उसी वक्त पिक्चर लेकर उसी वक्त हर एक के, चाहे वो पीएमएलएन का कैंडिडेट हो, पीटीआई का कैंडिडेट हो, सबके फॉर्म 45 के उसी वक्त तस्वीर लेकर हर एक के पास हो और वो फिर शेयर किया जाए, बाद में शेयर किया जाए, आप लोगों के साथ शेयर किया जाए, ताकि पता चले कि ये ओरिजिनल फॉर्म 45 की तस्वीर है। नंबर 2, मियां नवाज शरीफ साहब जब वहाँ गए थे तो वो तो बेचारे परेशान थे, आज भी उनको 9 साल बाद नहीं पता चला। मैं समझता हूँ कि ये भट्ट साहब को चाहिए उनको थोड़ी सी याद दहानी कर दें कि भाईजान उनको निकाला क्यों था, क्योंकि वो अभी तक यही पूछते आ रहे हैं, कबूतर उड़ा लिए वापस आके, लेकिन उनको ये नहीं पता वो निकाले क्यों गए थे। तो उसको उनको ज़रा रहनुमाई कर लें मैं ताकि बताता हूँ। उन्होंने अवाम से गिला शिकवा किया था कि तुम लोग पीछे नहीं आए मेरे, जब मुझे निकाला जा रहा था मुल्क से। ये उन्हें कहा। कहे मुझे मौका दे। मुल्क से बाहर भाग गए, आप थे, हमने किधर आना है, हम तो लंदन जा नहीं सकते, आप चले क्यों गए? इधर रहते तो हम आ जाते। मैं बताता हूँ। चले भट्ट साहब बता दें, फिर मैंने आगे केपी पे जाना है, वहां पे क्या चल रहा है बताएं जी आप। हमायूं साहब दिल पे हाथ रख के बताएं, क्या आप लोगों ने मियां नवाज शरीफ को जेल से निकाल के जब नैब के हवाले किया था, घर से खाना बंद कर दिया था, तो वो जब मियां साहब के प्लेटलेट्स गिरे, ये आप लोगों का रिपोर्ट थी, आपकी डॉक्टर यास्मीन राशिद थी, आपको ये घबराहट होगी कि हमने जो कुछ इनको खाने में दे दिया है, अब इनकी जिंदगी नहीं बचने वाली, तो आपने उनको बाहर भेजा। यास्मीन राशिद ने कहा यहाँ इनका इलाज नहीं हो सकता है। मैं लंदन में था, मैं आपको वो सूख से बताने लगा हूँ, वहां जब इलाज शुरू होने लगा तो वहां डॉक्टर सबसे पहले ब्लड टेस्ट सारे लेते हैं। जो रिपोर्ट्स आई, उन्होंने कहा कि मियां नवाज शरीफ के खाने में कुछ ऐसी चीजें दी गई जिससे आपके प्लेटलेट्स गिरे हैं, वो जहर था। ये आप लोगों ने किया,
हमने नहीं किया, आप लोगों को फिक्र पड़ गई। हम ये नहीं कर रहे कि इमरान खान तुम्हारे 2 हिस्से हैं, इमरान चलें, खान ठीक है अमेरिका भट्ट में साहब, जाके वो कहेगी तुम्हें 2 हिस्से ये डाल किस्सा तो देंगे। अब ख़त्म ही नहीं होना मियाँ साहब वाला। अब तो वो वापस भी आगे सेहतमंद भी हैं, सब ठीक है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और अब आगे बढ़ते हैं। केपी हुकूमत में कोई नाराज़गी चल रही है, अफरीदी साहब के हवाले से कुछ लोग नाराज़ हैं। मैं मोहम्मद साहब आपसे पूछ रहा हूँ, क्या हुकूमत के लिए कुछ चैलेंज हो सकता है बजट पेश करना या इस हवाले से, या कोई इख्तलाफात पाए जाते हैं? क्योंकि एक इजलास हुआ तो उसमें 2 दर्जन से ज़ायद लोग गैर हाजिर थे, MPs। तो ये चल क्या रहा है वहाँ पे? देखिए, मेरा इसमें एक टेक है, जहाँ डेमोक्रेसी होती है ना, वहाँ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है। हाँ, उसको इस हद तक नहीं जाना चाहिए कि वो लड़ाई की सूरत इख्तियार करे या वो इस किस्म की प्रॉब्लम्स करे विद इन द पार्टी डिसिप्लिन ज़रूर होना चाहिए। हमारा एक्चुअली पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा मसला ये है कि हमारे लिए जो कंपैरेटिव स्टडी के लिए जब हम बाकी पॉलिटिकल पार्टीज़ को देखते हैं तो उसमें जो सारी बड़ी जमातें हैं वो सारी की सारी फैमिली डायनेस्टी वाली हैं, ठीक है। तो उसमें तो कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो ही नहीं सकता ना। हालांकि उसमें भी चच्ची भतीजी बाप और उसके दरमियान में ये डिफरेंसेस आ जाते होते हैं, लेकिन खैर स्टिल इट्स रिमेन्स इन द सेम फैमिली, तो वो नहीं है। लेकिन जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं वो बिल्कुल उसी तरीके से जैसे एक मुल्क है, ठीक है, ये मुल्क एक बहुत बड़ा है और इसमें हम सारे पाकिस्तानी हैं, लेकिन हम मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टी में मुख्तलिफ सोच रखने वाले हैं। इसी तरीके से अगर इस वक्त अगर हम समझ लेते हैं अली अमीन गंडापुर है और सोहेल अफरीदी है, तो हो सकता है 25 लोग अली अमीन को पसंद करते हो, 25 लोग सोहेल अफरीदी को पसंद करते हो, और हो सकता है बाकी के 40 बस ये राय का इख्तलाफ है, यानी इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। नहीं, से ज़्यादा होना नहीं चाहिए। अगर कुछ है तो वो होना नहीं चाहिए, वहाँ मैं समझता हूँ वो गलत होगा अगर इससे ज़्यादा कुछ है तो। और अलीमा साहबा कह रही थी ना सोहेल साहब को, वो उसमें वीडियो में, देखिए वो बजट वाली बात जो है कि बजट मेरे ख्याल में नहीं, देखिए वो बजट जो है ना वो नेशनल असेंबली के बजट की बात कर रहे हैं, लेकिन नेशनल असेंबली के बजट हमारे कहने ना कहने से नहीं होगा, वो नंबर्स की बेसिस पे होता है, वो पास होगा। लेकिन किस बजट की हम बात कर रहे हैं? मुल्क के अंदर 2018 में देखें, जब भी आप कोई काम करते हैं, कोई तरक्की होती है तो आपकी गुर्बत कम होती है, जब तरक्की होती है गुर्बत कम होती है। लेकिन ये पहला मुल्क है जिसमें तरक्की हो रही है पिछले 4 साल से, लेकिन और गुर्बत भी बढ़ रही है। ठीक है, ये अजीब बात है। अच्छा सवाल है, लेकिन भट्ट साहब को हम किसी और नशिस्त में इसका जवाब ले लें। भट्ट साहब आखिरी कमेंट कर दें जी। ये बड़ी अच्छी बात की है मेरे भाई ने कि जमहूरियत में जो डिफरेंस होते हैं, जो फिर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होते हैं, तो फिर आपको भी असेंबली में बैठे ना डिफरेंस ऑफ ओपिनियन करें, आप तो भाग जाते हैं, आप तो इस काम में आते ही नहीं। और दूसरी आपकी जो लड़ाई है ना बहन भाई और वो बीवी की लड़ाई जो लड़ी जा रही है ना PTI में, उसका अंजाम यही है कि आप सब बीवी तो अंदर है, बीवी तो अंदर है, क्या लड़ना है उसने? बीवी तो अंदर, वो जो बीवी अंदर है, लेकिन वो अपना हुक्म चलाती है ना। हलीमा खान अपना हुक्म चलाती है, करवाएंगे तो हुक्म चलाएगी ना, मुलाकात ही नहीं हो रही। जब ये कोर्ट के जो SOP फॉलो करेंगे तो मिल जाएगी इनको मुलाकात। यही गए हाई कोर्ट में। भट्ट साहब आपका शुक्रिया, मोहम्मद साहब आपका शुक्रिया। हमें एक ब्रेक लेना है, ब्रेक से वापस आएंगे। तो बजट आ रहा है, कौन से नए टैक्स लग सकते हैं, और फिर ख़ास तौर पे छोटे दुकानदारों को टैक्स नेट में लाना है, एक फ़िक्स टैक्स स्कीम कोई आ रही है, इसके ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात भी हैं ताजरान के, हमने उनकी क़यादत को मदऊ किया है। एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक से वापस आएंगे तो इस पर बात करेंगे। वेलकम बैक। इस नए बजट में क्या होगा, और इस बजट में ताजरों के लिए भी कोई आसानियां हैं या मुश्किलात बढ़ेंगी, क्या होगा? हमारे साथ नईम मीर साहब हैं, आप चेयरमैन सुप्रीम कौंसिल हैं आल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान के। नईम मीर साहब आपका बहुत शुक्रिया। ये क्या स्कीम आ रही है छोटे दुकानदारों को टैक्स नेट में लाने के लिए, फ़िक्स टैक्स स्कीम, ये क्या है और आप लोगों का इस पर टेक क्या है? देखें, बुनियादी तौर पर तो ये जो स्कीम अनाउंस की गई है, ये एक रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को आगे बढ़ाया गया है BR के साथ। वो छोटे ताजर जो कभी भी टैक्स रिटर्न जमा ही नहीं करवाते, उन्हें सिस्टम के साथ मुंसलिक करने का एक ज़रिया इसे कहें तो मेरा ख्याल है बेजाना होगा। ठीक है। अब इशू ये है कि इसको थोड़ा सा मिसकंसीव या इसको थोड़ा सा एग्जैजुरेट कर दिया गया या समझने में गलती की गई कि शायद ये 20 करोड़ रुपए की जिसकी टर्नओवर होगी उसने 25,000 रुपया सिर्फ टैक्स देना है। तो मेरा ख्याल है कि ऐसी बात नहीं है। ये 25,000 रुपया तो एक मिनिमम टोकन है जो उस ताजर ने देना है जो कभी भी टैक्स नेट में नहीं आया था। एक मिनट, छोटे ताजर से मुराद क्या है वैसे मीर साहब?
यानी छोटे ताजर से मुराद ये है जी कि वो ताजर जो ब्रांड्स नहीं चला रहे, वो ताजर जो हैं जो अपना जिनके चेन स्टोर्स नहीं हैं, जो होलसेलर्स नहीं हैं, जो डिस्ट्रीब्यूटर्स नहीं हैं, जो कंपनियों के ऑथराइज डीलर नहीं हैं, जो छोटी छोटी दुकानें खोल के रिटेल का अपना कारोबार कर रहे हैं और जिनके कमर्शियल मीटर्स लगे हुए हैं। तो ये हैं इनको वो अब एक छोटे फिक्स ताजर। टैक्स देना होगा, गवर्नमेंट ये स्कीम ला रही है। ये मिनिमम फिक्स टैक्स है 25,000 रुपए, ये कम से कम इनको देना होगा। और जब ये अपनी टर्नओवर उसमें जाहिर करेंगे जो अप टू 20 करोड़ रुपए तक इन्होंने रखी है, कि फिर उनको अपनी टर्नओवर पे 1% के हिसाब से जो है ना वो टैक्स अलहदा अदा करना पड़ेगा। और अगर किसी की दुकान इतनी छोटी है या वो इतना ही छोटा वो है कि वो ये वाला 25 भी उसके लिए कि ये ठीक है, आप बतौर ताजर क्या समझ रहे हैं इनके? नहीं, देखें 25, देखें अब 1,000 रुपया तो उसका हर महीने जो है वो बिजली के बिलों में फिक्स टैक्स भी वो उसका कट रहा है, ठीक है। और उसके साथ जो है वो बिजली के बिलों पर विदहोल्डिंग टैक्सेस, और इस तरह जब वो सामान तजारत खरीदता है तो 236G और एज के टैक्सेस भी उसके कट रहे हैं। तो अगर वो अपने आप को सिस्टम के साथ मुंसलिक करता है तो उसके तमाम विदहोल्डिंग टैक्सेस जो कट रहे हैं, जब उनका भी उसका इजहार होगा या मुजाहिर होंगे तो वो इस 25,000 रुपए में से भी तो मिनहा हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे, तो रकम जो है उसके जिम्मे कम रह जाएगी, ज्यादा नहीं रह जाएगी। तो मेरा ख्याल है कि ये एक छोटे जो निचले लेवल के ताजर हैं उनको टैक्स नेट में लाने का और उनको डॉक्यूमेंट करने का एक अच्छा जरिया आप खैर मकदम कर रहे इसमें कोई हैं इसका। इसमें ये देखें, इसमें इस स्कीम के अंदर ऐसी कोई चीज ऐसी नहीं है कि जिसको हम ये कहें कि जी कोई ताजरों को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाने वाली बात है। और इसमें अगर ये कहा जाए कि हुकूमत के पास फायदा देने के लिए भी कोई बहुत रूम नहीं है, तो ये एक इसको बैलेंस कहा जा सकता है कि ये एक ऐसी स्कीम है कि चले इसमें कोशिश है FBR की कि छोटे ताजरों को दोबारा कोशिश करके एक टैक्स नेट का हिस्सा बनाया जाए। पैसा इसमें के अंदर से इकट्ठा होगा या बहुत ज्यादा कोई किटी में आ जाएगा, कोई रेवेन्यू आ जाएगा, तो मुझे इससे कोई इत्तेफाक नहीं है इस बात अच्छा, से आपको कोई कि बहुत ज्यादा ज़्यादा पैसा उम्मीदें इसमें आपकी इकट्ठा व्यवस्था नहीं है, लेकिन हमारे दोस्त मिफ्ता इस्माइल साहब, साबिक वज़ीर ख़जाना भी, वो अक्सर अपने गुफ्तगू में कहते हैं कि जनाब छोटे दुकानदार को आप टैक्स नेट में लाएं, पाकिस्तान को अगर आपने ठीक करना है, चीज़ें करनी है। आप ये कह रहे हैं कि कोई इससे अगर आप कहें कि भाई टैक्स बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो जाएगा, या वैसे तो सबको टैक्स नेट में लाना चाहिए, यानी जो अगर इस्तात है जिसकी या जो चीज़ें कर रहा है, बिजनेस कर रहा है, पूरी दुनिया में होता है। तो आपको जी आप बजा फरमा रहे हैं और मिफ्ता इस्माइल साहब भी ठीक कह रहे हैं कि हर उस शख्स को टैक्स नेट में आना चाहिए जिसकी इनकम है। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ ये नहीं है कि लोग टैक्स नेट में नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि वो लोग जो टैक्स नेट में मौजूद हैं वो अपनी इनकम छुपाते हैं, वो पूरा टैक्स अदा नहीं करते। आप बड़े मगरमच्छों की बात कर रहे हैं। जी, मैं उन्हीं की बात कर रहा हूँ जो टैक्स डॉजर्स हैं, जो टैक्स अवॉइडर्स हैं, जो SROs के जरिए मफादात लेते हैं, प्रिविलेजेस लेते हैं। प्रॉब्लम वो है पाकिस्तान तो कैसे हुकूमत या FBR उनको पकड़े? छोटे छोटे ताजर नहीं हैं। नहीं, लेकिन FBR कैसे उन पे हाथ डाले, कैसे करे? जो तो इसको वाइट कॉलर में चलेगी ना ये चीज़, कि इसको तो पकड़ना भी एक्सपर्ट है। जितने वो जो इस लेवल पे पहुंच जाते हैं ताजर, आप तो सभी को जानते हैं, क़यादत भी कर रहे हैं, तो वो बड़े तरीके से ये चीज़ें दाएं बाएं करते हैं। ये ऐसा तो नहीं है कि 2 + 2 भाई उसने किया हुआ है। क्या हमारे अदारों की कैपेसिटी नहीं है, विल नहीं है, क्या है हमारे मसला क्या है? नहीं, आप और मैं गुज़िश्ता 2-2.5 सालों से FBR की डिजिटलाइजेशन को सुन ही रहे हैं ना। वो क्या है, वो डिजिटलाइजेशन क्या है? वो यही तो है ना कि इन टैक्स डॉजर्स को पकड़ना है, इनको इनसे टैक्स वसूल करना है। देखें आप ये तो ये गंजी ने नहाना क्या और निचोड़ना क्या। मैं तो कहता हूँ कि छोटे ताजरों का ये पीछा छोड़ दें और FBR का निज़ाम जो है वो जदीद खतूत पे ऐसा उस्तवार करें, ऐसी प्रोग्रामिंग करें कि खुद ब खुद जो टैक्स अवेड हो वो ऑटोमेटिक एक खुदकार निज़ाम के तहत निकल के उस चोर के सामने आ जाए और उसे मालूम हो कि मेरी तो एक एक चीज़ जो है वो निकल आई है और अब मैं तो बच नहीं सकता। तो फिर वो जहाँ मर्जी जाए, जिसकी मर्जी सिफारिश लड़ाए, वो तो नहीं बच सकता ना फिर। तो FBR ने बना लिया है मीर साहब, वो निज़ाम बना लिया है। आप भी FBR को चीज़ों को कुछ देख रहे थे, कुछ मेखल उनकी रहनुमाई भी करने की कोशिश कर रहे थे। FBR ने ऐसा फुल प्रूफ सिस्टम बना लिया फिर बिलाखिर? नहीं, अभी तक तो मेरी नॉलेज के मुताबिक अगर बन गया होता तो फिर छोटे ताजरों को इस तरह टैक्स नेट में लाने की, दोबारा गली गली कूचा बाजार फिरने की और 25-25 हज़ार इकट्ठा करने की जरूरत पेश ना आती है।
तो इसका मतलब ये है कि आप कह रहे हैं कि भाई वो यानी जिनको हम कह रहे हैं बड़े, जो नाम के बड़े हैं लेकिन टैक्स छुपा के छोटी हरकतें करते हैं, वो अगेन सेफ हैं। अभी तक कोई ऐसा कोई नेट नहीं है जिसके अंदर वो उनका जो चोरी है वो पकड़ी जा सके या गवर्नमेंट मजबूर कर सके उन्हें। वो उसी तरह ही सिस्टम है, बस ये अब ये है कि छोटे दुकानदारों को भी इसमें शामिल कर लिया गया। आओ भाई इतना टैक्स देना ही देना है अब आपने। जी, मेरे ख्याल में एफबीआर ने बड़ी संजीदा कोशिशें तो की हैं इस हवाले से, लेकिन शायद उसमें वो खातिर खा कामयाबी नहीं मिली। आपको पता है कि एफबीआर अपने टारगेट्स का हासिल भी नहीं कर सका इस साल भी, तो अभी तक भी शॉर्टफॉल चल रहा है। तो बात यह है कि अभी भी मुझे महसूस होता है कि कहीं कमी है और एफबीआर को और ज़्यादा ऑर्गेनाइज तरीके से काम करना होगा। और एफबीआर को जदीद जो दुनिया तरीक़ाकार अख्तियार करती है टैक्स एवेडर्स को पकड़ने के लिए, उनको स्टडी भी करना पड़ेगा, उसको देखना पड़ेगा और उन्हें उन्हीं तौर तरीकों को इख्तियार करना पड़ेगा। ये रवायती तरीके हैं, ये अकबर के ज़माने के तरीके हैं कि जी गली गली मोहल्ले मोहल्ले से टका टका इकट्ठा करना है हर दुकानदार। ये अभी भी उसी पे पुराने तरीके। बिल्कुल ठीक ठीक हाँ, है मिर साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आपने इस पे हमें वक्त दिया। बात वही है कि जो बड़े हैं, जो बड़े ताजर हैं और उनके बिजनेस बहुत बड़े बड़े हैं, वो फिर अपना टैक्स छुपा रहे हैं और पाकिस्तान को हर साल हर दिन जो टैक्स उनका मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा। और वो अगेन गवर्नमेंट जो है जिन पे हाथ पड़ता है, जो तनख्वाहदार तबका है, जो दूसरे छोटे दुकानदार हैं, उनको तो इस तरफ ला रही है, इनको पकड़ने के लिए कुछ नहीं कर पा रही। और आखिरी नोट पे ये कि जीबी इलेक्शन कल हो रहा है, इससे पहले 3 हुकूमतें वहाँ पर बनी, 3 हुकूमतें मुख्तलिफ पार्टियों की, सबसे पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, फिर मुस्लिम लीग नून की और आखिरी 2020 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। तो होता ही है कि जब फेडरल में जो गवर्नमेंट होती है उसी को देखा जाता है और वहाँ पर भी उसी पार्टी की गवर्नमेंट आ जाती है। तो अब देखना ये होगा कि कल वहाँ के अवाम क्या फ़ैसला करते हैं। इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी अल्लाह ने के बाद।